अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये आज का लेक्चर जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज 14th लेक्चर आप लोगों के सामने डिलीवर हो रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों को 13 लेक्चर जो है वो दे चुका हूँ एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इससे पहले हमने 13 लेक्चर्स जो हैं वो देखे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा मैंने आप लोगों को क्राउड स्कीम के बारे में बताया था, जिस जो क्राउड स्कीम था उस मेथड के बारे में आप लोगों ने 2 लेक्चर्स में डिस्कशन देखी। नंबर 1 जो लेक्चर था यानी 12th लेक्चर जो था उसके अंदर हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्राउड स्कीम की मदद से सॉल्व किया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को सेकंड उससे अगला जो लेक्चर था उसके अंदर बल्कि 3 लेक्चर्स मैंने क्राउड स्कीम के दिए हैं। तो उसके अंदर सेकंड जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने क्राउड स्कीम उसके स्टेप्स देखे और फिर उसकी एप्लीकेशंस देखी। और जो लास्ट वन लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया था और फिर उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को उस इन्वर्स की मदद से सॉल्व किया था। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो चलिए यहीं इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए उस वक्त पॉजिटिव डेफिनेट होगा जब वो 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। वो 2 प्रॉपर्टीज क्या हैं? नंबर 1, जिस मैट्रिक्स को आप पॉजिटिव डेफिनेट चेक कर रहे हैं वो मैट्रिक्स लाजमी सिमेट्रिक होना चाहिए, और सिमेट्रिक उसी वक्त हो सकता है जब वो स्क्वायर होगा, तभी उसकी सिमेट्री की प्रॉपर्टी को चेक किया जा सकता है। तो आप चाहें तो इस डेफिनेशन में एक वर्ड ऐड कर सकते हो, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। नंबर 1, ए इज सिमेट्रिक। नंबर 2, एक कॉलम वेक्टर ऐसा मिलना चाहिए एक्स जिसमें हम ये जो एक्सप्रेशन है लिखें, एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो आंसर इस प्रोडक्ट का लाजमी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स से मैंने एक क्वेश्चन ये पूछना है कि इस फॉर्म को क्या बोलते हैं। ये नेट से आप लोग सर्च करें बेशक, और मुझे जो है वो प्रेजेंट जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ उसके साथ आप लोग ये बात लिखें कि इस फॉर्म को क्या बोला जाता है। तो बता ही रहा था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उस वक्त पॉजिटिव डेफिनेट होगा जब नंबर 1 वो सिमेट्रिक होगा, यानी उसका ट्रांसपोज नहीं तो आंसर में फिर फ़र्क ना आए। और सेकेंडली हमें एक ऐसा नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर मिलना चाहिए। नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर क्या होगा? जिसके अंदर एक कॉलम होगा, रोज़ जो सी हैं वो जितनी मर्जी हों। तो वो उसका अगर आपसे कोई कहता है एक्स का ऑर्डर क्या होगा, अगर कोई ऑर्डर चेक करने के लिए कहता है तो उसकी एग्जांपल के तौर पर ऑब्वियसली मैट्रिक्स जो एक्स जो कॉलम वेक्टर आपने चूज़ करना है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो तो एक होने चाहिए। और अगर इस प्रॉपर्टी को देखा जाए तो ए के साथ इसने मल्टीप्लाई तभी होना है जब ए के कॉलम और इसकी रोज इक्वल होंगी। इसका मतलब एक्स ए अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एक्स जो है उसका ऑर्डर 3x1 होगा। ऐसे ही अगर ये 100x100 का मैट्रिक्स होगा ए, तो फिर जो एक्स है वो कॉलम वेक्टर होगा जिसकी रोज 100 होंगी। और अगर इसका ऑर्डर 3x1 है तो इसका ऑर्डर फिर ट्रांसपोज का 1x3 होगा। इसका मतलब है जब आंसर निकलेगा इनकी प्रोडक्ट का तो वो 1x1 यानी एक सिंगल एंट्री होगी। तो इस एक्सप्रेशन को आप लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में देख भी लें तो वहाँ से नज़र आ रहा है कि एक एंट्री आएगी जिसका आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन की फेवर में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आइए देखते हैं उस एग्जांपल को कैसे चेक किया जा सकता है। एग्जांपल क्या है? क्वेश्चन ये पूछा गया, कहता है कि शो करके दिखाओ, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में। शो दैट A2-1 0 -1 2 -1 0 -1 2 इज पॉजिटिव डेफिनेट। हमने वो प्रॉपर्टीज 2 जो सी हैं वो वेरीफाई करनी है। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो तो क्लियर कट नज़र आ रही है कि क्लियरली ए का ट्रांसपोज जब मैं लूँगा, ट्रांसपोज रो उसको कॉलम्स में चेंज करता है। ये पहला कॉलम, ये इसकी दूसरी रो थी, दूसरा कॉलम बन गया। ये तीसरी रो थी तो ये थर्ड कॉलम आ गया, और ये तो ए ही आ गया। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करने का कोई इशू नहीं था, वो क्लियर कट नज़र आ रही थी ए सिमेट्रिक है। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हमने एक्सप्रेशन उनसे वो लिखना क्या था, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ट्रांसपोज, और एक्स का ऑर्डर अभी मैंने बताया इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1x3। तो इसका मतलब है ये इसके
फ़र्ज़ कर लिए 3 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। अच्छा जो ए है वो मैंने लिखा विच इज़ 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2 और साथ कॉलम वेक्टर एक्स आ गया विच इज़ x1 x2 x3। अब इनकी प्रोडक्ट को एक्सपैंड करते हैं और ये शो करना है कि ये जो आंसर आएगा ये शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, x1 x2 x3 एज इट इज़ रहने दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको ऑर्डर 3 क्रॉस 1 होगा। इसका मतलब है एक 3 क्रॉस 1 की एंट्री आनी है और ये 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पहले आया 2x1 और फिर -x2, ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर -x1 + 2x2 -x3 आ जाएगा और थर्ड रो जब मल्टीप्लाई होगी तो -x2 + 2x3 आ गया। ओके, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले से मल्टीप्लाई तो 2x1 स्क्वायर -x1 x2, दूसरे से मल्टीप्लाई तो -x1 x2 + 2x2 स्क्वायर और लास्ट में -x2 x3 आ रहा है। और उसके बाद जब लास्ट वाला x3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली -x2 x3 + 2x3 स्क्वायर आएगा। तो ये इसकी एंट्री है जो बनती है जब आप इसे सॉल्व करेंगे। और ऑब्वियसली ये एक 1 क्रॉस 1 की एलिमेंट है, ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बोला था। अब जस्ट ये शो करना बाकी है कि ये कैसे ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी इसमें कुछ पॉजिटिव टर्म्स कुछ नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं। जब तक सॉलिड फॉर्म इसकी कैसी आप शो ऑफ नहीं करते जो वाकई शो करे कि आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो, काम वहाँ तक फिनिश नहीं होगा। अच्छा ये दोनों ऐड होकर -2 टाइम्स हो जाएगा, ये दोनों भी ऐड होकर -2 टाइम हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 2 टाइम्स x1 x2 है, तो मैं अगर कोई स्क्वायर प्रोड्यूस कर दूं तो मैं आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो दिखा सकूंगा। ये किस चीज़ का स्क्वायर बन सकेगा अगर ये दोनों ऐड हो जाए -2 x1 x2। तो स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक x1 का स्क्वायर चाहिए होगा, एक x2 का स्क्वायर चाहिए होगा, वो यहाँ से एक एक ब्रेक कर लेता हूँ। यानी ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, एक x2 का स्क्वायर एक x1 का स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, यानी इससे अगला स्टेप बता रहा हूँ आपको। अच्छा जो एक एक रह गया उसको कहाँ लेके जाना है, तो उसमें चेक करो ये एक और x2 x3 का भी 2 टाइम्स मिल रहा था, प्लस एक ये टर्म भी मिल रही थी 2 टाइम्स x2 x3। तो उसके लिए मुझे x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर चाहिए, तो वो जो एक x2 का स्क्वायर बच गया था वो यहाँ लिखा और एक x3 का स्क्वायर यहाँ से लिख दिया। अब जो टर्म्स रह गई हैं वो एक x1 स्क्वायर रह गई हुई और एक x3 स्क्वायर रह गई, उसको लास्ट में लिख दिया। ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ये x1 - x2 का स्क्वायर है। ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ये x2 - x3 का स्क्वायर है। और लास्ट वाला बेटा जो दो टर्म्स आई थी वो लिखी। तो ऑब्वियस बात है कि ये स्क्वायर्स आ गए हैं सारे के सारे, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ स्क्वायर ज़ीरो हो सकता था, लेकिन चूंकि ये नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर है इस वजह से ये आंसर सिफर आ ही नहीं सकते सारे के सारे। कोई ना कोई तो नॉन ज़ीरो होगा, इनमें से एक भी नॉन ज़ीरो हो गया तो काम चल जाएगा। लिहाजा हमने ये शो कर दिया कि वाकई जो ए है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। ये नोट्स पे पेज 120 पे सॉल्व है ये क्वेश्चन, आप वहाँ से टैली कर सकते हो। अच्छा इस बात को बताने के बाद क्वेश्चन ये आ गया कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर इंक्रीज कर जाता, ये तो 3 क्रॉस 3 का है, अगर ये 5 क्रॉस 5 का होगा तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है या हमारा जो काम है वो बड़ा हार्ड हो जाएगा ये चेक करना सेकंड प्रॉपर्टी। तो क्या कोई शॉर्टकट है जिसके थ्रू हम लोग ये चेक कर सकेंगे ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है? तो उसका आंसर है यस। वो कैसे चेक किया जा सकता है? उसके लिए आप लोग ये चेक करो कि मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होने की पहली प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली चेक करनी पड़ेगी कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, वो तो यहाँ से नज़र आ रहा है। जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कॉलम वेक्टर की बजाय, एक शॉर्टकट ये है कि इस मैट्रिक्स के ये जो मैंने आपके सामने लिखा है 0 -1 2, इस मैट्रिक्स के लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस देखें, लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस। अच्छा लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस को देखा जाए तो ये एक इसका सब मैट्रिक्स बनता है, एक ये इसका सब मैट्रिक्स बनता है और एक ये इसका सब मैट्रिक्स है। यानी अगर मैं एक छोटा मैट्रिक्स इसके अंदर से निकालूं, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है
और ये सब मैट्रिसेस मैं बना रहा हूँ। इसका ऑर्डर 1 × 1, इसके अंदर 2 एंट्री है। जो दूसरा सब मैट्रिक्स है बेटा वो आ रहा है 2 -1 -1 2, और तीसरा जो है वो खुद ए है। आप इन तीनों मैट्रिसेस को चेक कर लो, इनका डिटर्मिनेंट कभी भी लेस देन ज़ीरो नहीं होगा, इन सब का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ये आप लोग खुद चेक करिएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोगों को कोई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी मैट्रिक्स को चेक करो कि वो पॉजिटिव डेफिनेट है, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी है जो आइंदा आपने आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ करनी है। तो सिमेट्रिक जो सा वो तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन ये है कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके लिए हमें अब कॉलम वेक्टर चेक नहीं करना, हमने सिर्फ ये देखना है कि मैट्रिक्स जो पॉजिटिव डेफिनेट चेक करना है उसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अब इस बात को हम अपने आने वाले क्वेश्चन में यूज़ कैसे करेंगे? क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन फाइनल पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके दो पार्ट्स हैं। मैं लिख रहा हूँ फाइंड अल्फ़ा सो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर पॉजिटिव डेफिनेट। तो जो फॉलोइंग मैट्रिसेस हैं उनको पॉजिटिव डेफिनेट अगर वो रखा जाए तो वो कहता है अल्फ़ा बताएं क्या हो सकता है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो है 2α-1 α 2 1 -1 1 4। ये एक मैट्रिक्स है। तो अगर आप गौर से देखो इसका ट्रांसपोज लें तो वो तो यही आ रहा है। इसका मतलब है हमने ये कंडीशन जो यूज़ करनी है जिसके थ्रू अल्फ़ा फाइंड करना है, हमें ये कहा गया है कि ये मैट्रिक्स जो है, बिल्कुल इसका नाम मैंने ये रख लिया, ये जो भी था मैंने दोबारा लिखा, ये हमें उसने कहा ये गिवन है कि इज़ पॉजिटिव डेफिनेट। आप जस्ट इसके अंदर मौजूद अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर दें। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो कंडीशन मैंने अभी बताई थी ए का डिटर्मिनेंट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसको ग्रेटर देन ज़ीरो रख के तो वहाँ से अल्फ़ा फाइंड करते हैं, एक्सपैंड करते हैं सर वो 1 से। छोटी क्लासेस में आप लोग इसे एक्सपैंड कर चुके हैं, मैट्रिक लेवल से आप लोग देख रहे हो, तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये एलिमेंट रो कॉलम छोड़ा और बाकी का डिटर्मिनेंट आएगा 8 - 1 विच इज़ 7। प्रॉपरली आप चाहें तो इसको एक्सपैंड करिएगा। ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ा मल्टीप्लाई की तो 4α डायगनल को, तो ये 4α और +1 आ रहा है। लास्ट वाले के साथ -1 और रो कॉलम छोड़ के अल्फ़ा +2। तो ये मैंने एक्सपैंड किया है इस मैट्रिक्स को, और अब इसको एक्सपैंड करने के बाद उनसे इसकी खोला तो ये आ रहा है 14 -4α² -α -2 ग्रेटर देन ज़ीरो। इस एक्सप्रेशन में पहले हाईएस्ट पावर α², फिर ये दोनों टर्म्स ऐड की और ये 14 - 2 तो +12 आ गया। इस पूरी को इनमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है कांस्टेंट में, विच इज़ -2 इसलिए कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिवाइड बाय -2 कर दिया। जब -2 पर डिवाइड किया तो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा 2α² + अल्फ़ा -6 ग्रेटर, और ये -2 पे जब डिवाइड करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, तो ये लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ तक मैं आ गया हूँ, क्योंकि दोनों साइड्स को अगर एक साइड दूसरी से ग्रेटर हो, ये छोटी क्लासेस में आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है, एंड सी इज़ नेगेटिव, तो सी पे मल्टीप्लाई अगर किया जाए या सी पे डिवाइड किया जाए तो आंसर जो है वो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, इसके चेक करते हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं 4 और 3 करके, 2α² + 4α - 3α -6 लेस देन ज़ीरो। इसमें से कॉमन निकाला तो 2α, इन दोनों में से कॉमन निकाला तो -3। पहला फैक्टर 2α - 3, दूसरा फैक्टर α + 2 लेस देन ज़ीरो आ गया। तो ये एक्सप्रेशन तक मैं पहुंच गई हूँ, और अब हमने ये चेक करना है कि अल्फ़ा क्या रखा जाए कि इन दोनों का आंसर लेस देन ज़ीरो आए। इन दोनों की प्रोडक्ट का देखो, दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो तब होती है जब या फर्स्ट वाली पॉजिटिव आंसर दे और सेकंड वाली नेगेटिव दे दे, या फर्स्ट वाली नेगेटिव आंसर दे और सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव आंसर दे। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के दो केसेस बनेंगे। अब केस नंबर 1 में हमने एक एक्सप्रेशन को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव, फिर दूसरे में अल्टरनेट लेके चलेंगे। तो केस नंबर 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ।
देखो केस नंबर 1 में मैंने सपोज कर लिया कि 2α-3 जो है वो पॉजिटिव है एंड जो α+2 है वो नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 3/2 ग्रेटर दैन 3/2 और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू लेस दैन -2। इसको रियल लाइन पे चेक करते हैं। रियल लाइन जो सी है नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो ये 3/2 होता है 1.5 कहीं ऐसे आएगा, उससे अल्फ़ा ग्रेटर देन होना चाहिए और -2 यहाँ कहीं आएगा पीछे ज़ीरो से, वो अल्फ़ा लेस देन -2 का मतलब है अल्फ़ा की वैल्यू इस तरफ जा सकती है। एंड का मतलब होता है हमने इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन देखना था। चूंकि ये लाइंस एक दूसरे के ओवरलैप नहीं कर रही इसलिए नो सोल्यूशन, अल्फ़ा की कोई वैल्यू हमारा आंसर नहीं आ रही। लेकिन इसके बरक्स अगर हम केस 2 को देखते तो उसमें क्या हो सकता है, पहले इसको पॉजिटिव लिया था अब इसको नेगेटिव ले लें, एंड इसको नेगेटिव लिया था तो इसको पॉजिटिव ले लें, तो ऑब्वियसली ये जो एरोस के साइन ये ऑपोजिट हो जाएंगे। ये इस तरफ कहीं ना कुछ कॉमन आना है, वो भी चेक करते हैं। ये अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 से लेस और ये अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन -2 आ रही थी। अब अगर इसको चेक करते हैं, यहाँ कहीं -2 और यहाँ कहीं 1.5 और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी और इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये एक्सप्रेशन क्या शो करेगा कि अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 यानी 1.5 से पीछे जानी है इस तरफ, और जो ये वाले एक्सप्रेशन ही शो कर रहा है अल्फ़ा की वैल्यू -2 से ग्रेटर आनी है यानी इस तरफ, तो ये एक्सप्रेशन इसका कॉमन हिस्सा है। और इन दोनों को अगर कंबाइन करके देखें तो ये लिखा हुआ है अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3/2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमारी जो अल्फ़ा की वैल्यू वो -2 और 1.5 के दरमियान अगर होगी तो ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट बनेगा, अदरवाइज़ ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बनेगा। तो ये एक क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट सवाल था जिसमें हमने पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स को देखा। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फ़ा 1 -1 1 2 4 1 2 1 -1 1 4, तो इसको अगर पॉजिटिव डेफिनेट चेक करना है तो ऑब्वियसली इसका डिटर्मिनेंट जो सा वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिमेट्रिक तो ये है। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर रहा हूँ इसको, तो डिटर्मिनेंट इसको एक्सपैंड करेंगे तो आएगा क्या, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे अगर 8 - 1 तो ये 7 आ जाएगा, इसके साथ माइनस का साइन, ये रो कॉलम छोड़ा तो 4 + 1 यानी 5, इसके साथ -1, ये रो और कॉलम छोड़ा तो 1 + 2 यानी 3, और ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है। और इसका मतलब 7 अल्फ़ा -5 -3 जो सा मिलकर बेटा हो जाएगा -8 हो जाएगा, और वो ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब 7 अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन 8, तो अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन 8/7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर आपने इसको पॉजिटिव डेफिनेट शो करना है या ये मैट्रिक्स वाकई पॉजिटिव डेफिनेट है, तो फिर लाजमी जो सा है अल्फ़ा की वैल्यू जो सी है ग्रेटर देन 8/7 आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किए हैं पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स को दिखाने के लिए। होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो लेक्चर है, जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, उस लेक्चर के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोगों ने नेक्स्ट एक मेथड पढ़ना है जिसका नाम है चोलेस्कीज़ मेथड। तो इस लेक्चर के बाद यानी चोलेस्कीज़ मेथड के टॉपिक के बाद आप लोगों ने ये डायरेक्ट मेथड्स हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। यानी डायरेक्ट मेथड्स में हमने सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में था एलयू मेथड वो देखा, उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स का सलूशन भी सिखाया, उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को जो सा मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना भी बताया है, और फिर उसके बाद सिस्टम को सॉल्व करना उस इन्वर्स के थ्रू। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्राउड्स मेथड देखा, और क्राउड्स मेथड के बाद मैंने आप लोगों को क्राउड स्कीम भी बताई, और उसके कुछ स्टेप्स थे जो हम लोगों ने यूज़ किए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो लास्ट मेथड हमारे सिलेबस में है जिसका नाम है चोलेस्कीज़ मेथड, ये हमारा रह गया है जो कि डायरेक्ट मेथड्स के अंदर आता है। तो उसके बाद जो हमारे पास मेथड्स शुरू होंगे वो इनडायरेक्ट मेथड्स कहलाते हैं, यानी आइटरेटिव मेथड। इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सलूशन इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इनडायरेक्ट मेथड में बेटा दो मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं।
एक का नाम है गॉस जेकोबिस मेथड और एक का नाम है गॉस सीडल्स मेथड। गॉस जेकोबिस मेथड, गॉस जेकोबिस मेथड, एक ये मेथड हम लोगों ने देखना है, और दूसरा जो मेथड है उसका नाम है गॉस सीडल्स मेथड। तो ये जो मेथड हैं ये हॉट फेवरेट मेथड कहलाते हैं। ये हॉट फेवरेट मेथड क्या होता है? हॉट फेवरेट मेथड से मुराद ये कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड्स दोनों में से 99.99% चांस होता है कि क्वेश्चन एक पार्ट मस्ट पेपर में आएगा। इसका मतलब है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पहला पॉइंट मैंने आपको आज बताया न्यूमेरिकल एनालिसिस का, जिसके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स जो हैं उनमें से लाजमी सवाल पेपर में आता होता है। अगर आप लोग प्रीवियस 5 से 10 साल के जो पेपर्स हैं वो देखेंगे अप टू डेट, तो आपको मेरी बात की समझ भी आ जाएगी। तो हम लोगों ने अब ये मेथड्स डिस्कस करने हैं तो हमारा चैप्टर फिनिश होगा। यानी चुलेस्कीज मेथड हमारा बाकी है और इनडायरेक्ट मेथड्स में गॉस जेकोबिस और गॉस सीडल मेथड बाकी हैं। और ये आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल में जो बीएससी में स्टूडेंट्स पढ़े हैं उन लोगों ने ये मेथड्स देखे भी हुए हैं। तो ये मेथड्स जो से हैं इनको हमने देखना है, लेकिन इन मेथड्स की लिमिटेशन होती है और उससे रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरम भी डिस्कस करने हैं आप लोगों से। तो इसका मतलब है जो मास्टर्स लेवल का काम है उसके अंदर ये थ्योरी के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका एक थ्योरम है कि सिस्टम्स को डायगनली डोमिनेंट होना चाहिए, वो एक थ्योरम भी डायगनली डोमिनेंस का हम लोग प्रूव करेंगे। उसके बाद हमारे सेक्शन 1 जो हमारा पहला सेक्शन है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, उसका लास्ट काम शुरू होगा जिसमें हम लोगों ने इन मेथड्स को पढ़ने के बाद उनसे आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स की डोमिनेंट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वो हमारा लास्ट काम हम लोगों ने शुरू करना है। मैट्रिसेस की नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो वो लास्ट चैप्टर हमारा 3rd चैप्टर होगा सेक्शन 1 का आखिरी। तो जितने लेक्चर्स मैं आप लोगों को दे चुका हूँ बेटा, इन लेक्चर्स को बड़ी अच्छी तरह देखें, प्रिपेयर करें, क्योंकि ये है कि ये जिस तरह ये इसकी एक बनी हुई है, वर्थ बनी हुई है, और एक आप लोगों का समझ ले पेस बन चुकी है। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं लेक्चर साथ साथ, उन्हें बता रहा हूँ कि बहुत जल्द आप लोगों को नज़र आएगा कि एक बहुत मेजर पोर्शन आप लोगों ने अपने पेपर का फिनिश कर लिया है। तो ये आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करो, अच्छी तरह इसको तैयार करो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।